वेलकम बैक फ्रेंड्स। टुडे हम लोग आज पढ़ेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच, जिसे हिंदी में अलंकार कहा जाता है। पहले तो यह समझेंगे कि अलंकार होता क्या है। जैसे शादी विवाह या समारोह में लोग सजते धजते हैं अपने आप को बढ़िया दिखने के लिए, तो उसी प्रकार से शब्दों को भी जो है कि कुछ उसमें ऐसा कर दिया जाए ताकि उसका मतलब रोमांचक हो जाए, तो ये सब करना ही अलंकार कहलाता है। जैसे अगर उस राइटिंग को आप प्रभावशाली ढंग से लिख देते हैं, उसमें कुछ ऐसे शब्द जोड़ देते हैं जिससे उसका अर्थ और भी अर्थवान हो जाता है, तो उसे हम अलंकार कहते हैं। आइए देखते हैं क्या अलंकार है, क्या है, इसके कितने प्रकार हैं, क्या क्या इसके भाग है, सब हम पढ़ेंगे आज। देखिए इधर पहले तो परिभाषा देखते हैं कि परिभाषा होती क्या है। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। तब जो परिभाषा आप अंग्रेजी में पढ़ोगे इसमें, वो आपको बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से हम बताएंगे, और आप इसे अमल करिए इस बात पर। और जो भी आप पढ़ रहे हैं वह आप उसका एग्ज़ाम्पल जो है कि बढ़िया ढंग से आप तैयार करिए, आपको ज़्यादा जो है कि काम देगा आगे। देखिए फिगर्स ऑफ स्पीच को इंग्लिश में कैसे डिफाइन करोगे आप। एन आर्ट ऑफ राइटिंग और स्पीकिंग in impressive style by the help of rhetoricals that change in ordinary expression into a special expression is called figures of speech. Inabbreviate figures of speech is called shampoo. It is also called ornate or jewelry English literature. अर्थात होता क्या है, देखिए ध्यान से आप। परिभाषा इसका an art of writing or speaking impressive style which change into an ordinary हिंदी सब बताएंगे। an ordinary expression into a special expression is called figures of speech. देखिए दोस्तों, पहले आप इंग्लिश देख लो परिभाषा इसकी। इंग्लिश में क्या बनाओगे इसकी परिभाषा। एन आर्ट ऑफ राइटिंग और स्पीकिंग इन इम्प्रेसिव स्टाइल विच चेंज इनटू एन ऑर्डिनरी एक्सप्रेशन इनटू ए स्पेशल एक्सप्रेशन इज कॉल्ड फिगर्स ऑफ स्पीच। देखिए इधर दोस्तों, इसका आप कैसे हिंदी करोगे। एन आर्ट ऑफ राइटिंग, आर्ट मीन्स होता है कला, राइटिंग मतलब लिखने की एक विशेष कला, या फिर स्पीकिंग इम्प्रेसिव स्टाइल, या प्रभावशाली ढंग से बोलने का तरीका जो चेंज कर दे, बदल दे ऑर्डिनरी एक्सप्रेशन इनटू स्पेशल, जो एक सामान्य भावों को एक विशेष भाव में बदल दे, तो वह फिगर्स ऑफ स्पीच कहलाता है, अलंकार करता है। अर्थात कि एक लिखने की तरीका और एक बोलने का प्रभावशाली ढंग से तरीका जो सामान्य बातों को एक विशेष बातों में बदल दे, तो वह कहलाता है क्या, अलंकार। आगे थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। इनएब्रिनिएट it is called shampoo.
शैम्पू। क्या कहा जाता है दोस्तों? शैम्पू। इनएब्रिनिएट का अर्थ होता है, इनएब्रिनिएट का अर्थ होता है संक्षिप्त में इट इज़ कॉल्ड शैम्पू। फिगर्स ऑफ स्पीच को संक्षिप्त रूप में शैम्पू का नाम दिया जाता है, शैम्पू कहा जाता है। आप लोग लगाते होंगे तो इसका अर्थ थोड़ा आप समझ जाएंगे। ये शैम्पू जो वर्ड आया है, हाँ, ये इसके प्रकार हैं। ये जो दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये इसके भाग हैं। इसको शॉर्टकट में शैम्पू बोला जाता है। इट इज़ कॉल्ड ऑर्नेट और ज्वेलरी। ऑर्नेट तो नहीं जानते होगे आप, लेकिन ज्वेलरी का नाम सुना होगा। ज्वेलरी में होता है गहना या आभूषण। इट इज़ कॉल्ड ऑर्नेट और ज्वेलरी इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर क्या कहा जाता है दोस्तों? इट इज़ कॉल्ड ऑर्नेट और ज्वेलरी इंग्लिश लिटरेचर। इसे इंग्लिश लिटरेचर का आभूषण या गहना कहा जाता है। अब देखिए, आइए चलते हैं शैम्पू का अर्थ क्या होता है। शैम्पू में जो अक्षर हैं, जो सिलेबल हैं, उसका अर्थ क्या है। देखिए, इसमें जो यस है, इसका अर्थ पहले आपको बता रहे हैं। यस, यस से होता है सिमिल। क्या होता है दोस्तों? सिमिल, जिसे आप उपमा अलंकार कहते हैं। सिमिल, उपमा अलंकार। जो यच है, इसके मीन्स क्या होता है? हाइपरबोल। हाइपरबोल को हिंदी में अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। जब आपको पढ़ाएंगे सब अलग अलग, तो उस समय हिंदी लिख दिया करेंगे ताकि आप याद रखो कि इसकी हिंदी क्या है। हाइपरबोल, अतिशयोक्ति अलंकार। ए फॉर क्या होता है? देखिए, ए से एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी, एपोस्ट्रॉफी, एपोस्ट्रॉफी। ए फॉर होता है एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी को हिंदी में कहते हैं संबोधन अलंकार। संबोधन। फिर आ रहा हमारा टर्म क्या? यम आ रहा है दोस्तों। तो यम फॉर क्या होगा? देखिए ध्यान से, यम फॉर होगा मेटाफोर। क्या होता है? मेटाफोर। मेटाफोर, मेटाफोर को हिंदी में कहते हैं रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार, मेटाफोर। अब आगे देखिए क्या है? पी है। पी फॉर क्या होता है? देखिए, पी फॉर होता है दोस्तों पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन को हिंदी में मानवीकरण अलंकार कहते हैं। पर्सन मतलब मानव जैसा, तो मानवीकरण अलंकार कहते हैं। पी फॉर होता है पर्सोनिफिकेशन, जिसे हिंदी में मानवीकरण अलंकार कहते हैं। आगे ओ से देखिए, ओ फॉर होता है दोस्तों ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन, जो नई बुक क्लास 10th की निकली है, उसमें ये सब दिया हुआ है। ठीक है, पूछा है प्रश्न उसमें कि ऑक्सीमोरन है, कौन सा अलंकार उसमें है। इसलिए 11 में भी है, 12 में भी है, 10 में भी है। इसलिए आपको ये हम अलग से वीडियो बना रहे हैं ताकि आप इस पर अमल करिए और इसके बारे में जानिए, ताकि आप जब भी पोएम आप 10 की या 12 की पढ़ो, 12 में तो ये पूरा दिया ही हुआ है, 12 में या 10 की पोएम आप उठाओ तो उसमें आप क्वेश्चन आंसर, जो MCQS नाम से क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं, उसमें आप ये सब जानते रहोगे, तभी आप मार सकते हो कि इस पोएम में कौन सा अलंकार है। आगे देखिए, ओ से ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन की हिंदी होती है विरोधाभास अलंकार। ऑक्सीमोरन की हिंदी विरोधाभास अलंकार। आगे देखिए, लास्ट में फिर एक ओ है, इसके मीन्स होता है ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया, ओनोमेटोपिया, EIA होता है इंग्लिश या ओनोमेटोपिया, जिसे हिंदी में ध्वनि सूचक अलंकार कहते हैं। कौन सा दोस्तों? ध्वनि सूचक अलंकार, ओनोमेटोपिया कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में ध्वनि सूचक अलंकार कहते हैं। आए चलते हैं, एक एक के बारे में पढ़ते हैं कि सिमिल क्या है, हाइपरबोल क्या है, एपोस्ट्रॉफ क्या है, मेटाफोर क्या है, पर्सोनिफिकेशन क्या है, ऑक्सीमोरन क्या है और ओनोमेटोपिया है। देखिए, इसके अतिरिक्त आपको हम और भी बताएंगे इसमें। ठीक, इसके अतिरिक्त हम और भी बताएंगे इसमें अलंकार की, और अलंकार आपको कौन कौन से पढ़ने हैं। ठीक है, और भी कुछ के नाम दे देते हैं। वैसे तो जो आपका
मेन है या यही है, लेकिन और कुछ हैं जो एक्स्ट्रा में आपके आते हैं। जैसे में देखिएगा कुछ और है, इनका भी जिक्र हम कर लेंगे बाद में, लेकिन पहले इनको पढ़ लेते हैं। किताब में तो ऐसे ऑक्सीमोरन ज़्यादा दिया है, आपके हाई स्कूल के बुक में ऑक्सीमोरन का ज़्यादा वर्णन किया है, ऑक्सीमोरन अलंकार। ठीक है, और कुछ हम आपको बता देते हैं जो पढ़ना हमें है अलग से। देखिए एक है आपका अलिट्रेशन, अलिट्रेशन यहाँ पर लिख दे रहे हैं ताकि आपको जब पढ़ाएंगे तो उसमें बता देंगे। अलिट्रेशन, अलिट्रेशन, ठीक। और एक पढ़ना है हमें अलिट्रेशन के बाद जो पढ़ना है वह है एसोनेंस, ठीक। असोनेंस, ASS, असोनेंस, ठीक। अलिट्रेशन जिसे हम कहते हैं, जो है कि अलिट्रेशन को हिंदी में जो है कि अनुप्रास अलंकार, और एक आपको पढ़ना है जो है कि स्वर साम्य अलंकार, एसोनेंस है। इसको स्वर साम्य अलंकार बोलते हैं, और इसको अलिट्रेशन को हिंदी में बोला जाता है उपमा या उपमा अलंकार। उपमा नहीं है, उपमा तो सिमिल को बोला जाता है, अलिट्रेशन को बोला जाता है हिंदी में अनुप्रास, अनुप्रास, अलिट्रेशन अनुप्रास। याद रखिएगा, थोड़ा सा यह है दो जो कि लास्ट में चलकर इसको बता दिया जाएगा। थोड़ा थोड़ा ये टॉपिक्स, ज़्यादा बड़ा वाला शैम्पू जो वर्ड है ये है, ये जो है कि छोटे छोटे ये हैं आपके पूरे हो जाएंगे। तो पहला लेकर हम चल रहे हैं सिलेबल कौन सा अपना, सिमिल का। आइए देखते हैं क्या है सिमिल। या सिमिल में क्या क्या बातें हैं, क्या इसकी परिभाषा है, हम सब इसमें आपको पढ़ाएंगे। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं सिमिल। सिमिल जिससे कि हिंदी होती है उपमा अलंकार, उपमा अलंकार, उपमा अलंकार, ठीक। हिंदी में इसे उपमा अलंकार करते हैं। देखिए क्या है यह, आपने पढ़ा होगा, अवश्य ज़रूर पढ़ा होगा कि उपमा अलंकार क्या है। हिंदी में ही पढ़ा होगा आपने, लेकिन पढ़ा होगा तो यहाँ तो इंग्लिश वाला टर्म है कि इंग्लिश में परिभाषा लिखना है, तो कैसे आप परिभाषा उसका दो को कैसे डिफाइन दोगे, वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इधर। देखिएगा परिभाषा है, इन ए सिमिल कंपैरिजन is made between two different things, two different things. In a simile, comparison is made between two different things which at least one point in common, ठीक। परिभाषा क्या है, इन ए सिमिलर कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स विच एटलीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन। इसका हिंदी देखिए, उपमा अलंकार में कंपैरिजन जो कराई जाती है, तुलना, वह दो वस्तुओं के बीच में, मेड बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स, दो अलग अलग प्रकार की वस्तुओं के बीच में जब तुलना की जाती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जब दो प्रकार की अलग अलग वस्तुओं के बीच में तुलना होती है तो वहाँ पर दोस्तों उपमा अलंकार होता है, ठीक। और वो वस्तुएं दोनों अलग अलग होनी चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए, अलग अलग प्रकार की वस्तुएं होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तहत हम आपको बता रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल के तहत आप कैसे इसको बताओगे। देखिए एग्जाम्पल, जैसे हमने कहा कि
इज, और थोड़ा इसमें एक और बता देते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक और टर्म इसमें है, जो टर्म है क्या क्या इसमें आ सकते हैं, उसके बाद आपको एग्जांपल बता रहे हैं। देखिए इधर देखिए ध्यान से, जैसे जो टर्म इसमें आएंगे पहचानने के लिए, वो आएगा सो, एज, लाइक, एज डॉट 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 एज, सो डॉट 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 एज। ये टर्म ऐसे हैं कि आपको ये बता देंगे कि अगर ये सो एज या लाइक या एज या सो एज आए तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ पर कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। ये आपको पहचानने के लिए, अगर ये शब्द रहेंगे तो आप तर्क से मारिए उसे कौन सा उपमा अलंकार है। जैसे में एग्जांपल देखिए आप ध्यान से, एग्जांपल देखिए, जैसे हमने कहा नूरजहां इज ब्यूटीफुल नूरजहां इज ब्यूटीफुल लाइक अ रोज। ठीक, नूरजहां इज ब्यूटीफुल लाइक अ रोज। अब आपको इसमें पूछा गया है कि इसमें बताइए कि कौन सा अलंकार है, कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है। तो आप तुरंत देखिए ये टर्म है, ये अगर आएंगे तो आप तुरंत जान जाइए कि किसमें सिमिल है। तो आया हुआ है कि नहीं, देखिए लाइक आया है, लाइक है, एज, सो एज, लाइक, ये सब आएगा तो आप तुरंत पहचान जाइए कि क्या है, जो एक ही सिमिल है, उपमा अलंकार है। और देखिए दो वर्ड आए हैं जो कि एक दूसरे के विरोध में हैं। जैसे देखिए नूरजहां है, एक शब्द नूरजहां और एक शब्द क्या आया है आपका, रोज आया है। ये अलग अलग दोनों शब्द हैं, नूरजहां अलग शब्द है और रोज अलग शब्द है। इसका अर्थ क्या है कि नूरजहां इज़ ब्यूटीफुल, नूरजहां सुंदर है, लाइक रोज मतलब फूलों की तरह, फूलों की तरह मतलब गुलाब की तरह नूरजहां सुंदर है। तो इसमें लाइक जो शब्द आया है, इसके चलते यह क्या हो गया, उपमा अलंकार हो गया। आइए देखते हैं, नेक्स्ट आगे भी देख लेते हैं कि कौन कौन सा आपका बन सकता है। और देखिए कौन कौन सा हो सकता है वो भी टर्म आपको बता देते हैं। जैसे लाइफ, नेक्स्ट है लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। ठीक, लाइफ मतलब ज़िंदगी, इज़ मतलब है, लाइक मतलब के तरह, ए ड्रीम मतलब स्वप्न की तरह। अब इसमें भी देखिए आया है क्या शब्द आपका, लाइक आया है। तो लाइक इसमें आया कि यह सब जो टर्म होते हैं वो बताते हैं इसमें कि जो है कि ये शब्द अगर लाइक आए, सो एज आए, एज सो एज आए, तो आपका कौन सा अलंकार होगा, 100% श्योर है कि वह सिमिल ही होगा। तो इसमें देखिए लाइक भी आया है और साथ में दो अलग अलग प्रकार की वस्तुएं, एक लाइफ है और लाइफ की तुलना किससे, लाइफ को क्या बोला गया है, किससे तुलना की गई है, ड्रीम, स्वप्न से तुलना की गई है। तो ये भी अलग है, ये भी अलग है, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार है, सिमिल है, उपमा अलंकार है। तो लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम, जो ज़िंदगी है वह स्वप्न की तरह होती है। आगे देखिए और एग्जांपल आपको दे रहे हैं हम। देखिए लाइफ इज़ लाइक एज स्विमिंग फ्लावर, लाइफ इज़ लाइक अ स्विमिंग फ्लावर, स्विमिंग फ्लावर, अर्थात लाइफ ज़िंदगी इज़ लाइक है के समान है, स्विमिंग मतलब तैरने वाले, फ्लावर मतलब फूलों की तरह, ज़िंदगी तैरने वाले फूलों की तरह। इसमें देखिए एक लाइफ शब्द है, एक स्विमिंग फ्लावर की तुलना की गई है, लाइफ की तुलना स्विमिंग फ्लावर से की गई है, झूमते हुए फूलों की तरह। ठीक, तो लाइक शब्द आया है जिसके चलते यह क्या बनेगा दोस्तों, सिमिल बनेगा, उपमा अलंकार बनेगा। और देखते हैं इसके एग्जाम्पल, सी इज़ लवली, सी इज़ लवली, सी इज़ लवली लाइक ए रेड रोज़, लाइक अ रेड रोज़। सी मतलब वह, लवली मतलब सुंदर है, लाइक अ रेड रोज़ मतलब लाल गुलाब की तरह, वह लाल गुलाब की तरह सुंदर है। इसमें दो शब्द हैं, दोनों अलग अलग प्रकार के शब्द हैं, रेड है और कोई क्या है, रोज़ है, और इसमें लाइक देखिए आया है, जिसके चलते यह क्या बनेगा, सिमिल बनेगा, सिमिल उपमा अलंकार बनेगा। आइए आगे चलते हैं। अब
नेक्स्ट है जो हमारा यस के बाद एच हाइपरबोल है। आइए हाइपरबोल पर चलते हैं। इतने तो एग्जाम्पल आपके लिए बहुत है। अगर ये शब्द अगर आप जान जाइए कि ये शब्द अगर हैं इसमें मिले जुले तो वह आपका सिमिल ही होगा। आइए चलते हैं आगे। आगे देखते हैं कौन सा अलंकार है। शैम्पू की इंग्लिश में यस के बाद क्या आया, यच है। तो अब यच फॉर देखते हैं क्या होता है इसका हिंदी और स्पेलिंग इसकी क्या है। देखिए यस के बाद है यच। यच का मतलब होता है हाइपर बोल, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार क्या बोला जाता है दोस्तों, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति का अर्थ होता है थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बोलना। देखिए इसमें आपको ट्रिक्स दे रहे हैं। हाइपर बोल, बोल मीन्स होता है बोलो, मतलब बढ़ा चढ़ाकर किसी बातों को ऐसा बोल दो कि वह बातें कोई विश्वास कर ले आपको कि ऐसा, लेकिन वह होगी नहीं, वह कंडीशन होगी नहीं, तो वह आपका हाइपरबोल होता है। जैसे हमने कह दिया कि युद्ध के मैदान में खून की नदियाँ बहती हैं, तो क्या खून की नदी बहेगी क्या? युद्ध के मैदान में खून की नदी नहीं बहती है, मतलब वह खून की नदी से तुलना उसकी करा दी गई है, मतलब उसको बढ़ा चढ़ाकर थोड़ा बोल दिया जाता है, तो वह अतिशयोक्ति अलंकार होता है। लेकिन हमें तो डिफाइन देना है इंग्लिश में, तो इंग्लिश में क्या होता है देखिए इधर परिभाषा डेफिनेशन इसकी इंग्लिश में क्या लिखोगे। देखिए हाइपरबोल को आप अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं, तथा इस फिगर में, मतलब इस फिगर्स ऑफ स्पीच में, इन दिस figures of speech in this figure of speech, in this figures of speech things are shown, things are shown, things में होता है दोस्तों वस्तुएं। in this figures of speech इस प्रकार के अलंकार में थिंग्स वस्तुओं को आर शोन ग्रेटर और लेस देन देयर रियल वैल्यू, देखिए इधर इसका हिंदी क्या है, कह रहा है कि इन दिस फिगर्स ऑफ स्पीच थिंग्स आर शोन ग्रेटर और लेस देन देयर रियल वैल्यू। इसका अर्थ देखिए, इन दिस फिगर्स ऑफ स्पीच इस प्रकार के अलंकार में थिंग्स वस्तुओं को और शोन वस्तुओं को, यह आर रहेगा ए आर ई, आर शोन वस्तुओं को शोन दिखाया जाता है ग्रेटर बढ़ाकर, लेस थोड़ा कम कर कर, या तो बढ़ाकर दिखाया जाए वस्तुओं को या फिर कम कर कर दिखाया जाए वस्तुओं को, देन रियल वैल्यू उसके वास्तविक मान से कम, मतलब उसके वास्तविक जो मान है उस मान से कम, या फिर उसे बढ़ाकर बताया जाए, तो वह जो स्पीच होगा, जो वह अलंकार होगा, वह आपका अतिशयोक्ति अलंकार होगा या हाइपर बोल होगा। हाइपर बोल में होता है बोलो बढ़ा चढ़ा कर या कम कर कर। ठीक है, आइए एग्जाम्पल पर चलते हैं। एग्जाम्पल इसका आप कैसे डिफाइन करोगे, एग्जाम्पल के बारे में आप किसी को कैसे बताओगे। देखिए हमने पहला एग्जाम्पल लिया, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोट, rivers of blood flowed in the battlefield, in the battlefield। देखिए दोस्तों, रिवर इसको ऐसा बोला गया है जैसे लग रहा है कि सच्ची घटना है। देखिए क्या बोला है, रिवर्स ऑफ ब्लड, रिवर्स मतलब नदियाँ, ब्लड में खून की, फ्लोट प्रवाहित होती हैं इन द बैटलफील्ड युद्ध के मैदान में। ठीक, मतलब इसको ऐसा बढ़ा चढ़ाकर बोल दिया गया है जैसे मानो लग रहा है कि सच्ची घटना है कि रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोट इन द बैटलफील्ड, खून की नदियाँ युद्ध के मैदान में बहती हैं। और देखिए इसी को अतिशयोक्ति अलंकार या हाइपरबोल कहा जाता है। और देखिए रिवर्स ऑफ ब्लड हो गया, और आपका एग्जांपल बहुत हो जाता है, सी वेप्ट एन ओशन ऑफ, सी वेप्ट
एन ओशियन, इसका अर्थ देखिए, सी मतलब वो उसने, वेप्ट मतलब रोया, एन ओशियन मतलब सागर की तरह, मतलब उसने ऐसा रोया कि जैसे सागर की तरह, मतलब सागर पानी गिरने लगा। तो इस बात को भी बढ़ा चढ़ाकर बोला गया, तो इसमें भी कौन सा अलंकार होगा दोस्तों? हाइपरबोल होगा, अतिशयोक्ति होगा। सी वेप्ट एन ओशियन, वह समुद्र का आंसू रोने लगा। और देखिए एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बता सकते हैं। और देख लीजिए, दे बिल्ड ए नेशंस, देखिए आप हाई स्कूल का एक चैप्टर पढ़े होंगे, उसमें लिखा होता है दे बिल्ड ए नेशन, अब हटा दिया गया है, दे बिल्ड ए नेशंस पिलर डीप एंड, ये इसी में है, एंड लिफ्ट देम टू द स्काई। ये आपने कक्षा 10 का पढ़ा होगा, नेशन बिल्डर से लिया गया है। दे बिल्ड ए नेशंस पिलर डीप, दे मतलब वे लोग बिल्ड बना देते हैं, नेशंस पिलर डीप मतलब राष्ट्र को एक खंबे की तरह, मतलब उच्च शिखर पर पहुंचाते देते हैं। एंड लिफ्ट देम टू द स्काई, और उसे आकाश के शिखर बिंदुओं तक पहुंचा देते हैं, इसका यह अर्थ है। अब बताइए कि इसको ऐसा बढ़ा चढ़ाकर बोला गया है कि मानो लग रहा है कि वो आकाश को छू जाएगा, लेकिन इसको बढ़ा चढ़ाकर बस बोला गया है, जिसके चलते इसमें कौन सा अलंकार होगा? हाइपरबोल होगा, हाइपरबोल अलंकार होगा आपका। और देखिए, आपने भीम का नाम सुना होगा, जिसमें उन्हें कहा गया ही हैज़ स्ट्रेंथ, या किसी को भी लिख सकते हो, ही हैज़ स्ट्रेंथ 1000, यहाँ पर आप बदल भी सकते हो, ही हैज़ स्ट्रेंथ थाउजेंड्स एलिफेंट्स, ही हैज़ स्ट्रेंथ, उसके पास शक्ति है 1000 एलिफेंट्स, मतलब 10,000 हाथियों की शक्ति है। उसको बोला गया है, किसी लड़के को बोला गया है, ही हैज़ स्ट्रेंथ, वह रखता है स्ट्रेंथ शक्ति 1000 एलिफेंट्स, मतलब 10,000 हाथियों के। क्या ऐसा हो सकता है? मतलब इसको बताया गया है इसके बारे में कि उसके पास बहुत ज़्यादा शक्ति है, जिसकी तुलना, जिसका इसने 1000 एलिफेंट से कर दिया, मतलब 10,000 हाथियों से। ऐसा हो नहीं सकता है, लेकिन इस बात को थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बोल दिया गया है, जिसके चलते इसमें हाइपरबोल है, अतिशयोक्ति अलंकार है। और चलते हैं आगे जो हमारा अलंकार है हाइपरबोल के बाद। आगे देखते हैं कौन सा आता है अलंकार। देखिए, यच हो गया, यस हो गया हमारा, यस यच, इसके बाद है एपोस्ट्रॉफ। क्या है दोस्तों? एपोस्ट्रॉफ, एपोस्ट्रॉफी वो बोलते हैं, जिसे हम एपोस्ट्रॉफ संबोधन अलंकार कहते हैं। कौन सा दोस्तों? संबोधन अलंकार। देखते हैं यह क्या होता है, संबोधन अलंकार। ठीक है, संबोधन अलंकार का हमने पढ़ा पहले यस सिमिल, फिर उसके बाद पढ़ा यच हाइपरबोल, उसके बाद ए आ रहा है शैम्पू की स्पेलिंग में, ए का मतलब एपोस्ट्रॉफ आ रहा है। तो आइए देखते हैं एपोस्ट्रॉफ क्या होता है, एपोस्ट्रॉफ किसे कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा है, सब आज हम पढ़ेंगे। देखिए, यस हो गया, यच हो गया, ए है ना, एपोस्ट्रॉफ है। देखिए ध्यान से, एपोस्ट्रॉफ in these figures of speech, in these figures of speech, in these figures of speech, non-living things, non-living things, ROR है दोस्तों, R, abstract noun, abstracts नाउन। देखिए, abstract नाउन का मतलब होता ही है निर्जीव, और नॉन लिविंग थिंग्स का भी अर्थ होता है क्या? निर्जीव। ठीक है, तो इन दिस फिगर्स ऑफ स्पीच नॉन लिविंग थिंग्स और abstract nouns आर एड्रेस्ड, RARE एड्रेस्ड, क्योंकि संबोधन आया इसमें, संबोधन एड्रेस्ड
एज दे आर लिविंग थिंग्स, एज दे आर लिविंग थिंग्स। अब देखिए इसका हिंदी, इन दिस फिगर्स ऑफ स्पीच, इस प्रकार के अलंकार में नॉन लिविंग थिंग्स मतलब निर्जीव वस्तुओं को आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन को एड्रेस्ड ऐसा संबोधित किया जाता है एज दे आर, मानो कि लिविंग थिंग्स हो, कैसी हों, जीवित वस्तुएं हों। मतलब एपोस्ट्रॉफ में आप ऐसा संबोधन करिए, उसमें संबोधन तो जरूर रहेगा लेकिन ऐसा करिए कि ऐसे लगे कि वह क्या हो, कोई सजीव हो, जीवित प्राणी हो। ठीक है, इसमें एड्रेस किया जाता है, संबोधन किया जाता है। तो संबोधन के लिए आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि संबोधन का चिन्ह कैसा होता है। ये देखिए ये संबोधन होता है, अगर ऐसा चिन्ह है तो तुरंत आप बिना देखे ही मार दीजिए कि इसमें कौन सा अलंकार आएगा, एपोस्ट्रॉफी आएगा, संबोधन अलंकार आएगा, इसमें ये जरूर रहता है। अब देखिए आइए इस पर चलते हैं, इसके एग्जाम्पल पर। क्या इसका एग्जाम्पल होने वाला है, देखिए इधर एग्जाम्पल पर चलते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या कहता है, देखिए ध्यान से। करा है कि पहला एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं ओ डेथ, हमने पहला दिया ओ डेथ, ओ डेथ, फिर इसके बाद संबोधन लगा दिया कम टू मी, कम टू मी, ओ डेथ DEATH है, ओ डेथ कम टू मी, ओ मृत्यु कम मिस आउट टू मी मतलब मेरे पास। अब देखिए इसमें कि ओ डेथ संबोधन है, अलंकार इसलिए संबोधन का चिन्ह लगा है। कम टू मी मतलब मेरे पास आओ। अब बोलो क्या मृत्यु मेरे पास आ सकती है? ऐसा कभी नहीं होने वाला है, बशर्ते कि इसको देखिए आपकी परिभाषा क्या है कि नॉन लिविंग थिंग्स आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर एड्रेस्ड एज दे आर लिविंग थिंग्स। ऐसा उसे संबोधित करो कि वह लगे क्या कि सजीव कोई प्राणी हो, कोई जीवित प्राणी हो। तो ओ डेथ मृत्यु को इसने बोला है कम टू मी मतलब मेरे पास आओ। तो आप जानते हैं कि मृत्यु कभी नहीं आपके पास आ सकती है क्योंकि यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन में या नॉन लिविंग थिंग्स हो गया है, इसलिए इसमें एपोस्ट्रॉफी है और एपोस्ट्रॉफ संबोधन चिन्ह भी लगा हुआ है, इसलिए एपोस्ट्रॉफी अलंकार हुआ आपका। आगे देखिए एग्जाम्पल और ओ डेथ वेयर, आगे देखिएगा ओ डेथ दूसरा इसी का दे रहे हैं ओ डेथ, फिर इसके बाद संबोधन चिन्ह लगा दिया ओ डेथ वेयर इज दाई विक्ट्री। वेयर मतलब कहाँ पर, इज मतलब है, दाई मतलब तेरी, विक्ट्री मतलब विजय। क्या होता है दोस्तों, विक्ट्री मतलब विजय। कह रहा है कि वेयर इज दाई विक्ट्री, तेरी विजय कहाँ है। दाई मतलब होता है तेरा तेरी, ओ डेथ ओ मृत्यु, वेयर इज दाई विक्ट्री, तेरी विजय कहाँ पर है। इसमें भी उसी प्रकार से संबोधन चिन्ह आया है, इसलिए तुरंत आप बोलो संबोधन अलंकार। साथ में डेथ को ऐसा बोला गया है कि यह कोई सजीव प्राणी हो, इसलिए इसमें एपोस्ट्रॉफी ही आपका बनेगा। और देखिए आगे ऑनेस्टी बोला जाता है ना दोस्तों, ऑनेस्टी ईमानदारी, ठीक, ऑनेस्टी इट इज़ ऑनेस्टी इट इज़ द लगा देते हैं, इट इज़ द बेस्ट पॉलिसी, बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। ऑनेस्टी इट इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी, इट इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यह सबसे अच्छी नीति होती है। देखिए ऑनेस्टी है ईमानदारी, ईमानदारी आपका कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होता है। अब इसको ऐसा संबोधित कर दिया गया है कि मानो यह बेस्ट पॉलिसी कोई अच्छी नीति हो, हाँ, सजीव के रूप में दे दिया गया, इसलिए ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी में कौन सा अलंकार आएगा आपका, एपोस्ट्रॉफी आएगा, संबोधन अलंकार आएगा। आपका एक इंटर की कविता होगी, ओ वर्ल्ड ओ वर्ल्ड ओ लाइफ, ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम, इस प्रकार से कर रही होगी कविता। ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम ऑन होज स्टेप, ऑन होज स्टेप आई क्लाइम। इसमें भी देख रहे हैं आप हर जगह संबोधन का चिन्ह आया है, तो जायज़ सी बात है कौन सा अलंकार होगा, ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम ऑन होज स्टेप आई क्लाइम, कि जिसके मैं पद पर आई क्लाइम चढ़ रहा हूँ। तो इसमें जायज़ सी बात है संबोधन चिन्ह लगा हुआ है, तो जायज़ सी बात है आपका संबोधन अलंकार ही होगा। इसलिए दोस्तों एपोस्ट्रॉफी में कौन सा, इसमें कौन सा अलंकार है, संबोधन। मतलब ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम ऑन हुज स्टेप आई क्लाइम में
भी एपोस्ट्राफी ही होगा इसमें। आइए चलते हैं एपोस्ट्राफी के बाद नेक्स्ट अगला अलंकार आपको बताते हैं। एपोस्ट्राफी के बाद देखते हैं कौन सा अलंकार है आपका एपोस्ट्राफी के बाद। चलिए देखिए, हमारा यश खत्म हुआ, यज खत्म हुआ, ए खत्म हुआ, एपोस्ट्राफी। अब आएगा आपका क्या दोस्तों, मेटाफोर। मेटाफोर मतलब रूपक, एम फॉर मेटाफोर। मेटाफोर जिसे क्या कहते हैं, रूपक अलंकार कहते हैं। ये वेस्ट है, रूपक अलंकार। ठीक है दोस्तों, कौन सा अलंकार पढ़ेंगे हम आज, रूपक अलंकार। मेटाफोर आप पढ़ेंगे। देखिए क्या है इसका डेफिनेशन हिंदी में और इंग्लिश में, दोनों में। पहले इंग्लिश वाला देखते हैं। इन दिस फिगर्स ऑफ स्पीच, इन दिस फिगर्स ऑफ स्पीच, इन दिस फिगर्स ऑफ स्पीच, इन दिस फिगर्स ऑफ स्पीच। सेम सिमिल के जैसा ही होगा, थोड़ा सा इसमें चेंजिंग होगी। इन दिस फिगर्स ऑफ स्पीच कंपैरिजन is made, comparison is made between two different things, between two different things which have at least one point in common, in common, in common। सेम वही डिफरेंशिएशन है लेकिन थोड़ा सा अलग होगा। बट इन दिस फिगर्स ऑफ स्पीच, बट इन दिस फिगर्स ऑफ स्पीच टर्म देखो, इसको मैं कामा से क्लोज कर रहा हूँ। बट इन दिस फिगर्स ऑफ स्पीच टर्म इज नॉट यूज्ड, टर्म इज नॉट यूज्ड। वेयरएवर, व्हेनेवर, सिमिल इज यूज्ड। देखिए इसका अर्थ, इन दिस फिगर्स ऑफ स्पीच, इस प्रकार के अलंकार में कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स। तुलना, कंपैरिजन में होता है तुलना कराई जाती है दो वस्तुओं के बीच में, विच हैव एटलीस्ट वन पॉइंट कॉमन, जो कि एक बिंदु पर कॉमन होता है। बट इन दिस फिगर्स ऑफ स्पीच, लेकिन इस प्रकार के अलंकार में टर्म इज नॉट यूज। टर्म का मतलब होता है दोस्तों लाइक हो गया, सो हो गया, हाँ एज हो गया, सो हो गया, ये इसमें यूज नहीं होता है। वेन एवर सिमिल इज यूज, जबकि सिमिल में होता था। सिमिल में हम एज का प्रयोग, सो का प्रयोग और लाइक का प्रयोग, एज का प्रयोग और सो एज का प्रयोग करते थे। लेकिन इस मेटाफोर अलंकार में जो है कि हम उनका प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए इसमें हम काट दे रहे हैं। इसमें आप सो का प्रयोग, एज का प्रयोग, हाँ एज, फिर डॉट 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 एज, और फिर सो डॉट 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 एज और लाइक का प्रयोग नहीं करेंगे। इसमें हम इसका प्रयोग दोस्तों नहीं करते हैं, इसको याद रखिएगा। अगर ये नहीं रहेंगे तो जस्ट जो होगा वो आपका मेटाफोर ही होगा। अगर हम जो है कि सिमिल से इनको हटा दें, उड़ा दें, डिलीट कर दें और जो सेंटेंस लिख दें वह सेंटेंस सिमिल ना होकर मेटाफोर हो जाता है। जैसे देखिए इधर ध्यान से, जैसे हमने लिखा, जैसे एग्जाम्पल के तहत हम बता रहे हैं आपको, एक एग्जाम्पल देकर कि कैसे आप पहचानोगे। जैसे हमने कहा कैमल, कैमल इज द शिप, कैमल इज द शिप ऑफ डिजर्ट। ठीक है दोस्तों, हमने बोला कैमल इज द शिप ऑफ डिजर्ट। कैमल मतलब ऊंट,
इज़ द शिप जहाज है, ऑफ डिजर्ट मतलब रेगिस्तान का। अगर इसमें हम लाइक लगाते थे ना तो हमारा सिमिल हो जाता, लेकिन कैमल इज़ द शिप ऑफ डिजर्ट मतलब इसमें ये दोनों ऐसा लग रहा है कि कैमल क्या है, डिजर्ट मतलब जो शिप ऑफ डिजर्ट रेगिस्तान का क्या है, जहाज है। दो चीज़ें है, एक कैमल भी है, एक साथ में शिप ऑफ डिजर्ट है, मतलब इसको कैमल को ही शिप ऑफ डिजर्ट बोल दिया गया। इसी को दूसरा नाम कैमल को क्या बोला जाता है, शिप ऑफ डिजर्ट। आपने भूगोलीय इतिहास में या इतिहास में पढ़ा होगा कि कैमल को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो कैमल यहाँ पर जो शब्द है वह इसका दूसरा नाम बन गया क्या, शिप ऑफ डिजर्ट। इसमें चूंकि लाइक का प्रयोग, सो का प्रयोग, एज का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार होगा, मेटाफोर होगा। ठीक है, तो आपको बस इतना समझना है कि जिसमें सो एज न हो और लाइक ना हो तो वह सीधे आप क्या मार दोगे, मेटाफोर मार दोगे। और एग्जाम्पल देखिए, और एग्जाम्पल के तहत आपको हम बता रहे हैं, देखिए और एग्जाम्पल। और देखिए लाइफ इज, बोला था हमने लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। बहुत आसान है इसको तो पहचानना। लाइफ मतलब ज़िंदगी इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, ज़िंदगी फूलों का बिस्तर नहीं होती। इसमें देखिए ये शब्द नहीं आया, सो नहीं आया, एज नहीं आया, एज नहीं आया, एज सो एज नहीं आया, लाइक भी नहीं आया, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार होगा दोस्तों, मेटाफोर होगा। ये शब्द अगर नहीं आए और लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस, इसकी तुलना बेड ऑफ रोजेस से की गई है, मतलब इसको यह बोल दिया गया है, इसलिए इसमें सो एज का प्रयोग न करने के कारण इसमें कौन सा अलंकार होगा, मेटाफोर होगा, रूपक अलंकार होगा। आइए चलते हैं और एग्जाम्पल लेकर आपको बताते हैं। लाइफ इज़ ए ड्रीम, अगर बोला जाए आपको लाइफ इज़ अ ड्रीम, लाइफ इज़ अ ड्रीम है। ठीक, देखिए हमने उसमें लिया था, जब हम सिमिल पढ़ा रहा था आपको, तो उसमें हमने किया था लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम, यहाँ पर लाइक लगा दिया था शब्द, इसमें जबकि हमने उसको हटा दिया, बस लिख दिया क्या, लाइफ इज़ अ ड्रीम। लाइफ मतलब ज़िंदगी, इज़ मतलब है या होती है, अ ड्रीम मतलब एक सपना, ज़िंदगी एक सपना होती है, मतलब ज़िंदगी लाइफ को क्या बोल दिया गया, इसमें ड्रीम बोल दिया गया। मतलब यह जो पहला है वह दूसरा भी हो सकता है इसमें, तो इसमें तुलना न किया गया है, सीधे डायरेक्ट इसमें बोल दिया गया है कि लाइफ इज़ ए ड्रीम, ज़िंदगी ही सपना है। तो आप ऐसे पहचान जाइएगा कि इसमें आपका मेटाफोर ही होगा, क्योंकि इसमें जो वर्ड हैं इनका यूज नहीं किया गया है, इसलिए लाइफ इज़ ए ड्रीम में कौन सा अलंकार है, मेटाफोर है। और देखिए और एग्जाम्पल आपको इसमें बता रहे हैं। और देखिए इसमें होप, होप मीन्स होता है आशा, होप इज, ठीक है दोस्तों, होप मीन्स होता है क्या, आशा होता है। होप इज द पुअर मैंस ब्रेड, होप इज द पुअर मैंस ब्रेड, ब्रेड मीन्स आप लोग जानते होंगे क्या होता है, रोटी का टुकड़ा। होप मीन्स आशा इज द पुअर मैंस ब्रेड, मतलब इस होप को ही बोल दिया गया क्या, द पुअर मैंस ब्रेड, मतलब पुअर मतलब गरीबों का, द पुअर लगा है तो बहुत से गरीबों का, मैंस ब्रेड या गरीब आदमियों का रोटी का टुकड़ा होती है आशा। तो होप को यह मान लिया गया पूरा, इसमें सो एज सो एज नहीं आने के कारण कौन सा अलंकार होगा, मेटाफोर होगा। और देखिए आगे, लव इज़ ब्लाइंड, लव इज़ ब्लाइंड बोलते हैं ना कि लव इज़ ब्लाइंड, में बताइए कौन सा अलंकार है, लव इज़ ब्लाइंड, प्रेम अंधा होता है, इसमें कौन सा अलंकार है, तो आप सीधे मारोगे कौन सा, मेटाफोर है। लव इज़ ब्लाइंड, प्रेम अंधा होता है, इसमें सो एज और सो एज लाइक का प्रयोग नहीं किया गया, जिसके कारण लव को ये बोल दिया गया क्या, ब्लाइंड, प्रेम को ही अंधा बोल दिया गया, इसके लिए सीधे इसका मीनिंग लव को ब्लाइंड ही बोल दिया गया इसमें, और न तो सो एज आए हैं, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार होगा, मेटाफोर, रूपक अलंकार होगा। और देख लीजिए एग्जाम्पल, और देख लीजिए, जैसे बोला जाता है कालिदास का कि कालिदास इज द शेक्सपियर, ऑफ
कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें देखिए सो एज सो लाइक का प्रयोग नहीं किया गया है। कालिदास को ही बोला गया है क्या, शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास को शेक्सपियर ऑफ इंडिया, भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तो यह जो कालिदास के लिए यूज हुआ है वर्ड, वह कालिदास को ही बोल दिया गया है कि द शेक्सपियर ऑफ इंडिया है, इसलिए इसमें ये शब्द न आने के कारण ये इसमें कौन सा अलंकार होगा, मेटाफोर होगा। आइए चलते हैं मेटाफोर बता लेने के कारण यह इसका एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद चलते हैं अगले अलंकार पर। देखते हैं अगला हमारा कौन सा अलंकार होने वाला है। हमारा सिमिल खत्म हुआ, हाइपरबोल खत्म हुआ, एपोस्ट्रॉफ खत्म हुआ, मेटाफोर खत्म हुआ, 3 और बच गए हैं, पर्सोनिफिकेशन, ओनोमेटोपिया, ये सब बचे हुए हैं हमारे। आइए देखते हैं शैम्पू, यम खत्म हो गया, SHAMP, यम हो गया। अब आता है हमारा पर्सोनिफिकेशन, P फॉर होता है पर्सोनिफिकेशन, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार सेम कुछ है नहीं, एड्रेस जो आपने पढ़ा था अभी, एपोस्ट्रॉफ उसी के जैसा ही अभी है। देखिए पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण का इंग्लिश में परिभाषा आप कैसे दोगे। In these figures of speech, in these figures of speech, in these figures of speech, non-living things are abstract noun ठीक है दोस्तों। देखिए सेम वही डिफिनेशन बन रही है लेकिन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इन दिस फिगर्स ऑफ स्पीच नॉन लिविंग थिंग्स आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर ट्रीटेड। क्या बोला गया इसमें, ट्रीटेड मीन्स चलाया जाता है। ट्रीटेड, जबकि संबोधन में पोस्टॉफी में हमने ट्रीटेड की जगह पर क्या लिख दिया था, एड्रेस लिख दिया था, संबोधित किया गया था। इसमें यही सब सेम थे, नॉन लिविंग थिंग्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन ट्रीटेड की जगह हमने क्या किया कर दिया गया था, वहाँ पर एड्रेस कर दिया गया था, संबोधित कर दिया गया था। अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर ट्रीटेड एज दे आर लिविंग थिंग्स, एज दे आर लिविंग थिंग्स। देखिए बहुत आसान है। इन दिस फिगर्स ऑफ स्पीच, इस प्रकार के अलंकार में नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव वस्तुओं को या एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स या भाववाचक संज्ञा को आर ट्रीटेड चलाया जाता है एज दे आर लिविंग थिंग्स, मानो कि वो क्या हो, कोई लिविंग थिंग्स हो, जीवित प्राणी हो। आइए देखते हैं एग्जाम्पल इसका। अब इसमें आप संबोधन नहीं लगाओगे, संबोधन को हटाकर डायरेक्ट लिखिए। ठीक है, इस सेंटेंस में आप डायरेक्ट लिखिए। हाँ, थोड़ा एक और बात बता दे रहे हैं दोनों में कि यह जो पर्सोनिफिकेशन है वह एपोस्ट्रॉफ का ही भाग होता है। मतलब एपोस्ट्रॉफ पहले आता है, पर्सोनिफिकेशन बाद में। एपोस्ट्रॉफ का ही थोड़ा सा, ये छोटा सा भाग है, पर्सोनिफिकेशन है। लेकिन उसमें एपोस्ट्रॉफ में वस्तुओं को संबोधित किया जाता है जबकि इसमें संबोधित नहीं किया जाता है। आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे में हमने लिया एक एग्जाम्पल आपका, ऑनेस्टी गिव्स अस मोरल स्ट्रेंथ। ठीक है दोस्तों, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, गिव्स देती है, अस मतलब हमें मोरल स्ट्रेंथ, नैतिक शक्ति। देखिए इसमें और इसमें दोनों में अंतर है। इसमें आप जहाँ लगाते थे यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी लगाते थे, लेकिन इसमें नहीं लगाए हैं। तो ऑनेस्टी गिव्स मतलब देती है, अस मतलब हमें, मोरल मतलब नैतिक, स्ट्रेंथ मतलब शक्ति। अब बताओ कि ऑनेस्टी कभी किसी को कुछ देगी, क्योंकि ईमानदारी है। ईमानदारी ऐसा थोड़ा नहीं है कि वो जाकर दौड़कर आपको कुछ दे देगी, ऐसा होने वाला नहीं है ये, क्योंकि निर्जीव वस्तु है, इसमें प्राण नहीं है। लेकिन फिर भी इसको ऐसा चलाया गया है कि यार दे आर लिविंग थिंग्स, मानो कि ये क्या हो, लिविंग थिंग्स हो। इसलिए इसमें ऑनेस्टी को गिफ्ट्स दौड़ाया गया है, मतलब वह देती है अस हमें मोरल स्ट्रेंथ। ऐसा लग रहा है कि ये लिविंग थिंग्स की तरह काम कर रहा है, इसलिए इसमें पर्सोनिफिकेशन मतलब मानवीकरण अलंकार है। ऐसा हो रहा है कि यह मानव की तरह काम कर रही है।
मानव में जान होता है, प्राण होता है, इसलिए ऑनेस्टी को मानवीकरण अलंकार या पर्सोनिफिकेशन की लिस्ट में इसको लिखा गया है। ऑनेस्टी गिव्स अस मोरल स्ट्रेंथ, इसमें आपका पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण अलंकार है। और एग्जाम्पल देखते हैं, यह 1 है, इसके बाद और देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए और एग्जाम्पल के तहत हम आपको बताते हैं कि एनेक्सिटी is sitting, Anxiety is sitting on his face, ठीक है। Anxiety में होता है चिंता, is sitting मतलब बैठी हुई है, on his face मतलब उसके चेहरे पर। Anxiety is sitting on his face, ऐसा लग रहा है कि जो चिंता है वो उसके फेस पर बैठी हुई है। अब बताइए कि कभी कोई चिंता उसके फेस पर बैठती हुई दिखाई देगी कि माखी की तरह, कि क्या इसके ऊपर या फेस या चेहरे पर वो बैठी होगी? नहीं होता है दोस्तों। तो इसको ऐसा किया गया है कि मानो एनेक्सिटी लग रही हो क्या आपकी, कि यह सजीव प्राणी हो। तो ऐसा होता नहीं है, बस इसको आप ऐसा बोल दो कि ये सजीव की तरह बिहेव करने लगे, तो इसमें आपका पर्सोनिफिकेशन अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है। और देखिए, और आप जब आपको अनुभव हो जाता है तब देखिए आप क्या बोलते हो, एक्सपीरियंस, ठीक है, क्या बोलते हो, एक्सपीरियंस मतलब अनुभव। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, इज मतलब होता है द मतलब बेस्ट, टीचर मतलब होता है अध्यापक। देखिए एक्सपीरियंस अनुभव, इज द बेस्ट टीचर अनुभव एक अच्छा अध्यापक होता है। आप बताइए कि एक्सपीरियंस को ही कहा गया द बेस्ट टीचर, द बेस्ट टीचर। एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव। यह अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कौन सा नाउन है दोस्तों? अब्स्ट्रैक्ट, मतलब इसमें जान या प्राण नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसको द बेस्ट टीचर बोल दिया गया है। अब ये बताइए कि क्या एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर होता है? क्या यह आपका सजीव है और लेकिन सजीव न होने के कारण फिर भी से इस अलंकार में क्या बोल दिया कि दे आर लिविंग थिंग्स, यह सजीव की तरह काम कर रहा है, इसलिए एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर में आपका कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार है। ठीक है दोस्तों। हाँ, लव इज़ ब्लाइंड इसमें भी हो सकता है, प्रेम अंधा होता है, ठीक है ना। देखिए इसमें यह भी हो सकता है आपका लव इज़ ब्लाइंड, लव इज़ ब्लाइंड, लव मीन्स प्रेम, इज़ होता है, ब्लाइंड मीन्स अंधा होता है। लव इज़ ब्लाइंड मतलब प्रेम को ब्लाइंड फिर क्या कहा गया? अंधा। अंधा तो बताइए कोई पर्सन ही होता है दोस्तों, इसलिए पर्सन व्यक्ति के लिस्ट में आ गया, मतलब इसको ऐसा बोला गया कि यह सजीव की तरह काम करने लगा। तो लव इज़ ब्लाइंड में भी आपका पर्सोनिफिकेशन हो सकता है, यह पर्सोनिफिकेशन भी आप कर सकते हो, ठीक है, पर्सोनिफिकेशन भी बोल सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला जो हमारा है, इतना तो आपके लिए बहुत एग्जाम्पल है, पर्सोनिफिकेशन हो गया। इसके बाद चल रहे हैं आगे। पर्सोनिफिकेशन के बाद नेक्स्ट दो और बचे हुए हैं, ओनोमेटोपिया और ऑक्सीमोरन। पहले ऑक्सीमोरन पढ़ा लेते हैं, उसके बाद ओनोमेटोपिया पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, ऑक्सीमोरन क्या है? ऑक्सीमोरन, ऑक्सीमोरन में होता है विरोधाभास अलंकार, विरोधाभास अलंकार। कौन सा दोस्तों? विरोधाभास अलंकार, ठीक है, विरोधाभास अलंकार ऑक्सीमोरन है। चलिए देखिए, यह होता है क्या? इन दिस फिगर्स ऑफ स्पीच, परिभाषा देखिए, इन दिस फिगर्स ऑफ स्पीच, इन दिस फिगर्स ऑफ स्पीच, ठीक, साउंड सजेस्ट, इन दिस फिगर्स ऑफ स्पीच, साउंड नहीं होता है इसमें। इन दिस फिगर्स ऑफ स्पीच साउंड न होकर ऑक्सीमोरन है ना। इन दिस फिगर्स ऑफ स्पीच, in these figures of speech, two terms, is coming
opposite in their meanings। देखिए दोस्तों, इन दिस फिगर्स ऑफ स्पीच, इस प्रकार के अलंकार में टू टर्म्स, दो टर्म या दो पद इस कमिंग आते हैं अपोजिट। कैसे होते हैं? अपोजिट मतलब उल्टे, इन देयर मीनिंग्स अपने अर्थ में। मतलब इस प्रकार के अलंकार में दो शब्द आएंगे लेकिन उनके अर्थ में अपोजिट होगा, मतलब उनके जो अर्थ साइड आते हैं लेकिन कहाँ आते हैं? इन देयर मीनिंग्स कम साइड बाय साइड, कमिंग साइड बाय साइड, साइड बाय साइड। कैसे आएंगे? साइड बाय साइड, मतलब अगल ही बगल में रहेंगे। दोनों टर्म आपके अगल और बगल में आए लेकिन उनके मीनिंग में क्या हो? मीनिंग अपोजिट हो, मतलब एक दूसरे के उल्टे हों। जैसे में एग्जांपल आपको हम दे रहे हैं तब समझ में आएगा आपको। एग्जांपल देखिए, आई हैव एन ओपन सीक्रेट। अब देखिए इसमें सीक्रेट, देखिए आई मतलब मेरे पास है, मेरे पास है या मेरे पास है या मैं रखता हूँ। एन ओपन, ओपन मीन्स होता है, देखिए ओपन की हिंदी होती है क्या? खुला होना। और सीक्रेट है, सीक्रेट का आप जानते हैं रहस्य, और रहस्य क्या होता है? बंद हुआ रहता है, उसको कोई खोलता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ओपन है, यहाँ पर सीक्रेट रहस्य है, दोनों शब्द आए हैं। ओपन मीन्स खुला होना होता है, सीक्रेट मीन्स होता है रहस्य, और रहस्य हमेशा छुपा कर मतलब बंद हुआ होता है। तो अब बताइए कि दोनों आए हैं साइड बाई साइड आए हैं, मतलब एक इधर इसके साइड में, एक इधर इसके साइड में, दोनों आए हुए हैं साइड बाय साइड। इसलिए इसमें कौन सा अलंकार है? ओपन सीक्रेट। आई हैव ओपन सीक्रेट में आपका विरोधाभास है, ऑक्सीमोरन अलंकार है, एक खुला एक बंद, तो विरोध ही कर रहे हैं दोनों, तो विरोधा अलंकार होगा। और देख लीजिए, हैविंग नथिंग, हैविंग नथिंग बोला जाता है ना, हैविंग नथिंग, आई हैव ऑल। हैविंग नथिंग, हैविंग मतलब होता है रखना, नथिंग मतलब कुछ नहीं। अब देखिए दोनों शब्द आए हैं साथ साथ में। हैविंग मीन्स होता है रखना, नथिंग मतलब कुछ नहीं, मतलब रख भी रहे हो कुछ भी नहीं है आपके पास। तो बोलो आई हैव नथिंग, और एक है इसका अपोजिट टर्म एक है हैविंग मतलब रखना, एक है नथिंग कुछ भी नहीं। तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टे शब्द हैं, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार होगा? ऑक्सीमोरन अलंकार होगा। आप आसानी से जान सकते हैं कि इसमें अलंकार कैसे यह विरोधाभास अलंकार बनेगा। और एग्जाम्पल देख लो, और एग्जाम्पल देख लीजिए। ही इज, ही मतलब वह है, एन इनोसेंट क्रिमिनल, क्रिमिनल। ही मतलब वह, इज मतलब है, इनोसेंट भोला वाला, क्रिमिनल। ठीक, अब देखिए एक शब्द आया इनोसेंट, एक शब्द आया क्या? क्रिमिनल। इनोसेंट मीन्स होता है भोला वाला, जबकि क्रिमिनल भोला वाला नहीं होता है, दोषी होता है। या साधारण या सिंपल या भोला वाला भी कह लो इसको, और इसको क्रिमिनल दोषी कहते हैं। एक शब्द भोला वाला, एक शब्द दोषी आया है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? अपोजिट वर्ड है। अब बताइए अपोजिट जब हुए तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? कौन सा अलंकार होगा? इसमें विरोध कर रहे हैं, एक दूसरे के विरोधी वर्ड हैं, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार होगा? ऑक्सीमोरन होगा। ऑक्सीमोरन अलंकार इसमें है। ठीक है, तो इतना तो बहुत है एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए कि आएंगे साइड बाई साइड ही, लेकिन एक दूसरे के क्या रहेंगे? अपोजिट रहेंगे, तो उसमें विरोधाभास अलंकार होता है। आइए देखते हैं आगे, लास्ट है हमारा ओनोमेटोपिया, ध्वनि सूचक अलंकार। देखते हैं ओनोमेटोपिया के बारे में। ओनोमेटोपिया, ओनोमेटोपिया, ओनोमेटोपिया। ठीक है, इसे आप क्या कहते हैं? ध्वनि सूचक अलंकार। ये बहुत आसान है, ध्वनि सूचक अलंकार, यह ध्वनि पर आधारित है, ध्वनि सूचक अलंकार। जिसमें देखिए परिभाषा इसका, इन दिस फिगर्स ऑफ स्पीच, इन दिस फिगर्स ऑफ स्पीच साउंड, suggest,
साउंड सजेस्ट इट्स सेंस। इन दिस फिगर्स ऑफ स्पीच साउंड सजेस्ट, साउंड ही बताती है इट्स सेंस, इसके अर्थ को। मतलब इसका परिभाषा क्या, अर्थ क्या है कि इन दिस फिगर्स ऑफ स्पीच, इस प्रकार के अलंकार में साउंड आवाज़ सजेस्ट बताती है, सुझाव देती है इट्स सेंस, इसके अर्थ को। मतलब ये एक ऐसा अलंकार है दोस्तों कि इसमें साउंड ही बताएगी कि इसमें ओनोमेटोपिया है या नहीं है। मतलब अगर साउंड होगी तो पक्का है कि इसमें ओनोमेटोपिया होगा। साउंड, अगर साउंड की बात नहीं की जाएगी तो इसका मतलब जरूर इसमें ओनोमेटोपिया नहीं है। आइए देखते हैं, जैसे हमने बोला कि स्नेक एज हिसिंग होता है ना दोस्तों। स्नेक मतलब जो सर्प होता है, एज हिसिंग फुफकारता है। तो जो हिसिंग है इसका अर्थ होता है फुफकारना। ध्वनि पर है, ध्वनि है या किसकी ध्वनि है, सांप की ध्वनि है। तो जायज़ सी बात है, इसमें कौन सा अलंकार है, ओनोमेटोपिया है। अब देखिए, डॉग इज बार्किंग या बार्क्स, डॉग बार्क्स या भी लिख सकते हो। डॉग इज बार्किंग, कुत्ता भौंक रहा है। तो डॉग इज बार्किंग अब हमने लिख दिया तो इसका मतलब बार्क मिस होता है भौंकना, लेकिन किसकी आवाज़ है यह, डॉग, कुत्ते की आवाज़ है। इसलिए इसमें साउंड डॉग की आ रही है, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार है, ओनोमेटोपिया है। ओनोमेटोपिया अलंकार यह हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि इसमें साउंड पर ही निर्भर होता है, सब कुछ साउंड पर। अगर साउंड है, किसी प्राणी की साउंड है तो 100% श्योर है कि इसमें ध्वनि सूचक अलंकार या उसमें ओनोमेटोपिया ही आएगा। और देखिए एग्जाम्पल, बियर इज मरमरिंग, बियर इज मरमरिंग। ठीक है, बियर इज मरमरिंग, यह जो मरमरिंग साउंड है एक प्रकार की ध्वनि होती है, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार, ओनोमेटोपिया। मरमरिंग मिस होता है ध्वनि, अलंकार या ध्वनि कोई ना कोई किसी की ध्वनि। जैसे बियर होता है तो बियर का मतलब आप समझते होंगे कि मधुमक्खियों की जो मरमरिंग होती है उसको मरमरिंग बोला जाता है, उनकी आवाज़ों को मरमरिंग बोला जाता है। और देखिए स्वर्ड्स, और एग्जाम्पल देखिए, स्वर्ड्स मिस होता है तलवार। आर क्लेम्ड एंड गन्स आर बॉम्ब्ड, ये इनकी आवाज़ पर निर्भर करता है दोस्तों, बस ही कुछ नहीं। स्वर्ड्स मतलब तलवार, आर क्लेम्ड, तलवार की जो आवाज़ निकलती है वो क्लेम्ड उसको बोला जाता है। गन्स आर बॉम्ब्ड, गन्स जो आवाज़ निकलती है उसको बॉम्ब्ड बोला जाता है। तो ये साउंड पर निर्भर है, अर्थात ओनोमेटोपिया ध्वनि सूचक ही इसका अर्थ ही है। ध्वनि सूचक तो ध्वनि पर निर्भर है, अगर जिसमें ध्वनि होगी तो वह ध्वनि सूचक अलंकार ही होगा। हमने इसके अलावा 7 के अलावा हमने आपको 2 और एक्स्ट्रा बताए थे, आइए उन पर जिक्र करते हैं थोड़ा चलते हुए। और यह छोटे छोटे हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं आपको, इसके बाद इसको स्टॉप करते हैं, ये टॉपिक आपकी ख़त्म हो जाएगी। देखिए ध्यान से समझिएगा इसके बारे में। अब आप देखिए, अलिट्रेशन एक बचा हुआ था, अलिट्रेशन जिसे कहते हैं अनुप्रास अलंकार। क्या कहते हैं दोस्तों, अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अनुप्रास अलंकार का अर्थ क्या है, आपने पढ़ा होगा या देखा होगा कई जगह। अनुप्रास को हिंदी में जो पहचानने का तरीका है वो थोड़ा बता देते हैं आपको कि हिंदी में आप कैसे पहचानोगे अनुप्रास। अनुप्रास का मतलब होता है कि जिस वर्ड का बार बार आवृत्ति हुई हो, वर्ड मतलब अक्षर की आवृत्ति बार बार, शब्द की नहीं, अक्षर की आवृत्ति। अक्षर की आवृत्ति अगर एक ही अक्षर की आवृत्ति कई बार हुई हो तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे में आपने देखा होगा कि चंदा चमके चमचम, चीखे जो गन्ना चोर, चीटी चाटे चीनी, चटोरी चीनी खोर। इसमें सबसे ज़्यादा आवृत्ति च वर्ड की आई है, जिसके कारण इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, और भी बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल हैं, आप अपने से भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अनुप्रास अलंकार में
जिस अक्षर की आवृत्ति होगी वही अनुप्रास, वहीं पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, चलिए देखिए इसके बारे में बताते हैं आपको, अलिट्रेशन के बारे में। क्या अलिट्रेशन है? हैविंग सेम फर्स्ट, हैविंग सेम, हैविंग मतलब होता है दोस्तों रखना, सेम मतलब होता है एक ही जैसा, फर्स्ट का मतलब होता है पहला कॉन्सोनेंट, फर्स्ट कॉन्सोनेंट, फर्स्ट कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट मतलब हैविंग सेम फर्स्ट कॉन्सोनेंट, हैविंग सेम फर्स्ट कॉन्सोनेंट, साउंड, साउंड में समझते होगे आवाज होता है साउंड, हैविंग सेम फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड, रिपीटेशन, रिपीटेशन। ठीक है, हैविंग मतलब जो रखता हो सेम फर्स्ट कॉन्सोनेंट मतलब पहला कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन, साउंड मतलब ध्वनि, रिपीटेशन और वह ध्वनि क्या कर रही हो? रिपीटेशन, बार बार अपने आप को दोहरा रही हो। देखिए हैविंग सेम फर्स्ट कॉन्सोनेंट, हैविंग रखता हो सेम फर्स्ट कॉन्सोनेंट पहला अक्षर, कॉन्सोनेंट जो रखता हो कॉन्सोनेंट साउंड और वह रिपीटेशन कर रहा हो, रिपीट कर रहा हो, तो वहाँ पर जो अलंकार होगा दोस्तों वह कौन सा होगा? अलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार होता है। और जैसे आपको हम बता देते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे हमने बोला कि एग्जाम्पल इसका देखिए, किरण किड्स, किरण किड्स, किड्स में होता है क्या? बच्चा, केप्ट प्लेइंग, केप्ट प्लेइंग, किरन्स किड्स केप्ट प्लेइंग, किरन्स का बच्चा केप्ट सुरक्षित प्लेइंग खेल रहा है। अब देखिए इसमें जो बोला है कि कॉन्सोनेंट साउंड कई बार रिपीट हो, तो कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन, ये के है, यहाँ पे भी के आया है, यहाँ पे भी के आया है, दो या दो से अधिक बार अगर आए तो आप तुरंत वहाँ पर समझ जाइएगा कि कौन सा अलंकार है। तो वहाँ पर दोस्तों आपका अनुप्रास अलंकार अलिट्रेशन ही है। इसमें देखिए आपका किरन्स किड्स केप्ट प्लेइंग, के की ध्वनि कई बार आई है जो कि व्यंजन है, और इसमें कौन सा अलंकार होगा? अलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार होगा। और देख लीजिए दूसरा एग्जाम्पल, शिप, शिप, शिप मीन्स भेड़ होती है, शिप शुड स्लेप्ट, शुड स्लेप्ट, स्लीप या शिप शुड स्लेप्ट, स्लीप कर दे रहे हैं, शुड स्लीप ऑन रोड। ठीक है, शिप मतलब भेड़, शुड स्लीप ऑन द रोड मतलब रोड पर वह सोई है। देखिए इसमें यस आ रहा है, यस आ रहा है, यस आ रहा है, 3 बार आया है, और 3 बार आने के कारण इसमें कौन सा अलंकार होगा दोस्तों? अलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार होगा। मतलब इसमें अक्षर की आवृत्ति कई बार होनी चाहिए, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा, अलिट्रेशन ही होगा। इन दोनों में कौन सा अलंकार है दोस्तों? अलिट्रेशन है। आइए आपको चलते हैं लेकर एसोसिएशन, स्वर साम्य अलंकार। इसके बाद आपको लेकर चलते हैं अलिट्रेशन के बाद असोनेंस पर। असोनेंस हाई स्कूल में जो है कि पूछा गया है, इसलिए असोनेंस भी पढ़ा लेते हैं थोड़ा। असोनेंस देखते हैं क्या होता है असोनेंस, आइए चर्चा करते हैं इस पर, असोनेंस पर। असोनेंस, असोनेंस इसको कहते हैं स्वर साम्य अलंकार दोस्तों, हिंदी में स्वर साम्य अलंकार, स्वर साम्य अलंकार, स्वर साम्य अलंकार। आपको इंग्लिश ही यूज करना है, क्योंकि इंग्लिश में आपसे पूछा जाएगा, स्वर साम्य अलंकार नहीं पूछा जाएगा, एसोनेंस ही पूछा जाएगा। तो इसकी परिभाषा क्या देंगे दोस्तों, वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। रिपीट द सेम वॉवेल, रिपीट द सेम वॉवेल, रिपीट द सेम वॉवेल मतलब एक ही बार, या रिपीट मतलब दोहरा रहा हो, सेम मतलब एक ही, वॉवेल मतलब स्वर, बट स्टार्टिंग फ्रॉम ए
कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड। देखिए इसका अर्थ क्या है, रिपीट मतलब दोहराता हो, सेम वॉवल मतलब स्वर तो दोहराए बट स्टार्टिंग फ्रॉम कॉन्सोनेंट साउंड, लेकिन उसकी स्टार्टिंग जो शुरुआत हो वह कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन से, किसी से व्यंजन से स्टार्ट हो और उसके बाद स्वर ही रहना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल के तहत आपको हम बताते हैं कि असोनेंस कैसे आप पहचानोगे कि इसमें असोनेंस है कि नहीं है, स्वर साम्य अलंकार है कि नहीं है। जैसे हाउ इज़ योर काउ नाउ, हाउ इज़ योर काउ नाउ, राइट है। हाउ, यहाँ फुल स्टॉप, हाउ इज़ योर काउ नाउ, हाउ इज़ योर काउ नाउ। हाउ मतलब कैसी, इज़ मतलब है, योर मतलब तुम्हारी, काउ मतलब गाय, नाउ मतलब अब तुम्हारी गाय कैसी है। तो देखिए इधर ध्यान से समझिएगा, यह देखिए परिभाषा में क्या बोला है कि सेम वॉवेल रिपीट हो, सेम वॉवेल, एक ही वॉवेल हो। देखिए ओ है जो कि स्वर है, फिर यहाँ पर स्वर है, फिर यहाँ पर स्वर हो और ये रिपीट कर रहा हो। देखिए यहाँ पर भी ओ आया, यहाँ पर भी ओ आया, यहाँ पर भी ओ आया, लेकिन इसकी स्टार्टिंग किससे हो, फ्रॉम ए कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट का मतलब होता है व्यंजन ध्वनि से। अब इसके पहले स्टार्टिंग क्या करोगे आप, व्यंजन ध्वनि से स्टार्टिंग करोगे आप, ठीक है, व्यंजन ध्वनि से आप स्टार्टिंग इसकी करोगे, ठीक। यह देखिए यच है, तो यच का अर्थ है कि यह व्यंजन हुआ है। यहाँ पर भी देखिए स्वर के पहले व्यंजन, यहाँ पे भी स्वर के पहले व्यंजन आया ही है। तो दोनों स्थितियों में देखिए यह व्यंजन स्टार्ट है, लेकिन इसके बाद क्या है, स्वर है। यह देखिए कॉन्सोनेंट, यह देखिए वॉवेल, यह देखिए कॉन्सोनेंट, यह देखिए वॉवेल, यह देखिए कॉन्सोनेंट, फिर यह देखिए वॉवेल है। जैसे परिभाषा ने बोला था हमने उसी तरह किया है। स्वर तो आए लगातार, वही स्वर आए, सेम आए, लेकिन उसके पहले स्टार्टिंग उसकी किससे हो, किसी व्यंजन से स्टार्टिंग हो, तो वहाँ पर आपका असोनेंस स्वर साम्य अलंकार होता है। और देख लेते हैं आप कि मेन सेल, ठीक है दोस्तों, मेन सेल द वेडिंग बेल्स, मेन सेल द वेडिंग बेल्स, द वेडिंग बेल्स, राइट है। मेन देखिए ई आया है, फिर ई आया है, सेम आया है ई। यह देखिए वॉवेल है, यह देखिए कॉन्सोनेंट है, यह देखिए कॉन्सोनेंट है, स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट से ही हो रही है। यह देखिए वॉवेल है, यह देखिए दोस्तों कॉन्सोनेंट है, यह देखिए वॉवेल है, ई जो कि आपका वॉवेल है। अभी बताइए कि पहले कॉन्सोनेंट की शुरुआत जो कर रहा था, स्टार्टिंग फ्रॉम कॉन्सोनेंट, स्टार्टिंग किससे होनी चाहिए, कॉन्सोनेंट से। तो स्टार्टिंग तो कॉन्सोनेंट से ही आई है, लेकिन सेम वॉवेल, वही वॉवेल इसमें भी काम कर रहा है, इसमें भी काम कर रहा है, इसमें भी काम कर रहा है। तो इस प्रकार से इसमें असोनेंस स्वर साम्य अलंकार होता है। एक और टर्म थोड़ा सा बचता है, उसके बारे में बता देते हैं कि इंजाममेंट क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में भी आप सीख लीजिए। इंजाममेंट, इंजाममेंट यह होता क्या है, थोड़ा इसके बारे में आपको बता देते हैं। इंजाममेंट, इंजाममेंट यह है क्या, देखिए इंजाममेंट क्या है, इसका अर्थ होता है नो कामा, नो कामा और नो फुल स्टॉप, ठीक है। जिस सेंटेंस में कामा न हो और फुल स्टॉप भी न लगा हो, जिस स्टेंजा में कामा या फुल स्टॉप न लगा हो, वह स्टेंजा आपका क्या कहलाता है दोस्तों, इंजाममेंट कहलाता है। आप अपने पोएम में देखना कि जिस पोएम में, ठीक, जिस पोएम में आपका कामा या इन्वर्टेड कामा या फिर कामा हो या फुल स्टॉप हो या क्वेश्चन मार्क न लगा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, इंजाममेंट कहते हैं। और यह आपके हाई स्कूल में कई बार पूछा भी गया है भी है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप इस चैनल को अच्छा आपको लगे तो सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब तो इतना करिए कि यह 1K से पूरा ऊपर चला जाए, और साथ में लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।